दोस्तों, आने वाला लोकसभा चुनाव हम सबके लिए एक मौका है यह तय करने का कि हम अपने मुल्क को ईमानदार और देशभक्त नेताओं के हाथों सौंपना चाहते हैं या नहीं। ये चुनाव पार्टियों के बीच नहीं बल्कि ईमानदार राजनीति और बेईमान राजनीति के बीच होना है। पूरे देश में इस वक्त बदलाव की एक लहर चल रही है। पिछले 10 साल से देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, किसानों की जमीन के घोटाले से लेकर रक्षा उपकरणों की खरीद तक में घोटाले होते रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन घोटालों से और आम आदमी इन घोटालों और इनके कारण लगातार बढ़ती जा रही महंगाई की मार से दुखी है। एक सामान्य परिवार के लिए अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना मुश्किल है। और यह सब पिछले 10 साल में कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग महंगाई और अपराध की राजनीति से छुटकारा चाहते हैं। लोग इन सबको लेकर बहुत गुस्से में हैं। इस गुस्से की लहर को बीजेपी अपनी लहर बताकर पेश करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आजादी के 6 दशक बाद भी भारत एक विकासशील देश है। एक आम भारतीय के मन में विकसित देश न होने का अपराध बोध सा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अपराध बोध के ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो बार बार गुजरात में अपने पिछले 10 साल के शासन का हवाला देकर खुद को ईमानदार और विकास पुरुष बताने में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र की मौजूदा कांग्रेस सरकार और गुजरात की मोदी सरकार में कोई अंतर नहीं। गुजरात में भी पिछले 10 साल में 5,500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी जमीनें छीन कर उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। किसानों के प्रति यह रवैया कांग्रेस का है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी किसानों की जमीनें छीन कर औने पौने दामों पर उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। किसान जब मेहनत करके अन्न उगाता है तो उसे उसकी लागत का मूल्य दिलवाने में न तो कभी कांग्रेस ने कोई काम किया और न ही गुजरात में मोदी जी ने किसान की कोई मदद की। ऐसे में क्या देश का किसान कांग्रेस की जगह मोदी जी की पार्टी पर भरोसा करना चाहेगा? यही हाल देश के छोटे व्यापारियों का भी है। अपने चहेते 2-4 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। गुजरात में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रति यही सौतेला व्यवहार मोदी जी की सरकार का भी है। पिछले 10 साल में यहां 60,000 से भी ज्यादा लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार बड़े जोर शोर से खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI लेकर आई है। यह कदम देश के खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़ देगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां कभी भी किसी देश में चैरिटी करने नहीं जाती। उनका मकसद तो सिर्फ एक है, 1,000 करोड़ रुपए खर्च करो तो तुरंत 10,000 करोड़ रुपए कमा लो। ये कंपनियां जिस देश में भी जाती हैं उसकी देश की खुदरा बाजार को खा जाती हैं। बीजेपी ने तो पहले FDI का विरोध किया था, लेकिन आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि देश के व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जाहिर है कि मोदी जी FDI की वकालत कर रहे हैं। क्या ऐसे में देश में कांग्रेस से दुखी व्यापारी मोदी जी को वोट देना चाहेगा? सारा देश महंगाई से कराह रहा है। सरकारें महंगाई कम करने की जगह महंगाई को बढ़ाने वाली नीतियां बना रही हैं। हाल ही में हमने खुलासा किया था कि किस तरह मौजूदा केंद्र सरकार उद्योगपतियों पर मेहरबान है और उनकी कंपनी को $1 की गैस के पहले ही $4 दे रही थी और आने वाले समय में $8 देने की तैयारी कर रही है। गैस की कीमत बढ़ते ही एक बार फिर खाने पीने की चीजों से लेकर किराए तक सब बढ़ जाएंगे। जब हमने मोदी जी से इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने आज तक इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। ऐसे में वह भला महंगाई कम करेंगे या उसे कांग्रेस शासन से भी 4 गुना तक पहुंचा देंगे? सोचने वाली बात है। कांग्रेस और बीजेपी, उनकी तमाम सहयोगी पार्टियां एक ही नीति पर चल रही हैं। आम आदमी को धर्म और जाति में बांट कर रखो और उसकी मेहनत की कमाई को लूटते रहो। देश के संसाधनों को लुटाते रहो। अभी तक हम लोग एक पार्टी को हटाकर दूसरी पार्टी, दूसरी को हटाकर तीसरी पार्टी
तो कभी तीसरी को हटाकर फिर पहली पार्टी को सत्ता में लाते आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस चुनाव में राजनीति बदल रही है। बेईमानी की राजनीति की जगह ईमानदारी की राजनीति का विकल्प खड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध से दुखी देश के लोगों ने इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी बनाई। जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनभावना का अपमान करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लोक बाल बिल लाने से इनकार कर दिया, तब देश के आम आदमी ने आम आदमी पार्टी बनाई। आम आदमी कोई राजनीतिक पार्टी भर नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो खुद को देश का शासक समझने वाले राजनेताओं के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर भरोसा न करते हुए आम आदमी पार्टी को एक नई पार्टी होने के बावजूद 28 सीटें दी। हालांकि 28 सीटें बहुमत से काफी कम थीं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने अल्पमत की सरकार बनाई और इस दौरान न सिर्फ वीआईपी कल्चर को खत्म किया, बल्कि ऐसे हालात बना दिए कि स्कूल, अस्पताल, पुलिस, नगर निगम सब जगह ईमानदारी से काम होने लगे। अल्पमत के चलते यह सरकार मात्र 49 दिन चल पाई, लेकिन 49 दिनों में लोगों का भरोसा जगा कि ईमानदार राजनीति की सरकार बन भी सकती है और चल भी सकती है। लोगों का भरोसा बना है कि आज के जमाने में भी साफ नीयत से राजनीति की जा सकती है। क्या आम आदमी पार्टी के सरकार के आने से पहले कोई कल्पना भी कर सकता था कि एक मुख्यमंत्री आम आदमी की तरह सड़कों पर चलेगा और ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार करेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि किसी राज्य सरकार के मंत्री कड़कड़ाती सर्दी में रात में भी सड़कों पर घूमेंगे और कहीं कोई गरीब खुले आसमान के नीचे न सो रहा हो? कभी किसी ने सोचा होगा कि अगर कभी आधी रात को भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर किसी मंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे और वो उनके साथ चल पड़ेगा? लाल बत्तियों वाली कारों के लंबे लंबे काफिलों में चलने वाले और बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले राजनेताओं को यह नई परंपरा हजम नहीं हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ देश में 4 और राज्यों में सरकारें बनी थीं। इनमें से 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थीं और 1 सरकार कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन के अपने कार्यकाल में जितना काम किया, उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बाकी 4 राज्यों में बनी भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इस दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी देश में चर्चा हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिनों में दिल्ली में लोगों के महंगाई और भ्रष्टाचार से भारी राहत दिलाई। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को दिल्ली में बिजली के रेट आधे किए। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 650 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त किया। एक अखबार के सर्वे के मुताबिक तो इन 49 दिनों में दिल्ली में भ्रष्टाचार में भी काफी गिरावट आई। पुलिस वालों की रिश्वतखोरी में भी भारी कमी आई। ट्रांसपोर्ट विभाग के सामने लाइसेंस बनवाने के लिए जो दलाल खड़े होते थे वे सब भाग गए। लोगों को लाइसेंस बिना रिश्वत लिए बनने लगे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगीं। 1984 के सिख दंगों के लिए एसआईटी बनाई गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से महिला सुरक्षा दल बनाए जाएं, इसका खाका तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठेकेदारी पर काम करने वाले सभी लोगों को पक्का किया जाए, इसका इंतजाम करने के लिए एक कमेटी और बनाई गई। मंत्रियों और अधिकारियों के लाल बत्ती की गाड़ियां, बंगले और सिक्योरिटी का भी खात्मा किया गया। प्राइवेट बिजली कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ सीएजी ऑडिट का आदेश दिया गया। किराना में एफडीआई पर दिल्ली में रोक लगा दी गई। आम आदमी पार्टी के मंत्री रात भर घूमकर सुरक्षा की खैर लेते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार का मुख्य मकसद था भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून बनाना, सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिए स्वराज का कानून बनाना, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाना, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाना और साथ ही साथ मंत्रियों अफसरों के ऊपर हो रही फिजूल खर्ची को रोककर जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करने की व्यवस्था करना। यह सारे काम विधानसभा के जरिए होने थे। अगर विधानसभा में पार्टी का बहुमत होता तो ये तमाम कानून बना दिए जाते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के पास महज 28 विधायक थे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इस दिशा में संकल्प थी, लेकिन जैसे ही
भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए कानून बनाने की बात आई, कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए और दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल कानून को पेश होने से पहले ही गिरा दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास वापस जनता के बीच जाने और इन कानूनों को बनाने के लिए बहुमत यानी कम से कम 36 विधायक मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद दिलाएं कि अन्ना जी के साथ मिलकर जो आंदोलन खड़ा किया था उसका आधार था जन लोकपाल बिल। आम आदमी पार्टी बनाने का मूल मुद्दा भी जन लोकपाल बिल ही था। दिल्ली में जनता के बीच जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए उनमें सबसे अहम वादा भी जन लोकपाल ही था। भाजपा भी एक मुद्दे को लेकर चली थी, राम मंदिर का मुद्दा। कांग्रेस ने भी एक मुद्दा उठाया था, गरीबी हटाओ। ये दोनों पार्टियां अपना मूल मुद्दा छोड़कर जनता को दिखाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालती रहती हैं, लेकिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। भाजपा के लिए तो राम मंदिर का मुद्दा पीछे रह गया, कुर्सी साथ रह गई दोस्तों। कांग्रेस के लिए गरीब तो पीछे छूट गए लेकिन कुर्सी नहीं छूटी। आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जब कांग्रेस और भाजपा ने जन लोकपाल बिल पर चर्चा तक नहीं होने दी तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। हमने तो पहले ही कहा था कि हम पार्टी बदलने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। एक बार अपने आप ही सोचिए, आप कैसे आदमी को वोट देना चाहेंगे? उसको जो अपने वादों के लिए अपनी कुर्सी त्याग सकता है, या उसको जो मुद्दों से नहीं बल्कि कुर्सी से चिपके रहना चाहता है? दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के बाद संसद में बैठी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में बिजली के रेट दोबारा दोगुने कर दिए। 650 लीटर पानी की स्कीम को भी खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और आम आदमी पार्टी को वोट देने की सजा दी जा रही है। इसके अलावा जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक विशेष उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए गैस का दाम दोगुना से ज्यादा करने का फैसला कर लिया, तब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस भ्रष्ट फैसले पर तत्काल रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी की इस पहल पर चुनाव आयोग ने गैस की कीमतें बढ़ने के फैसले पर रोक तो लगा दी। इस रोक ने देश की जनता को फिलहाल दुगुनी महंगाई की मार से तो बचा लिया और सरकारी खजाने के 10,000 करोड़ रुपए तक को एक उद्योगपति की तिजोरी में जाने से रोक लिया। पर साथियों, ये रोक सिर्फ 2 महीने के लिए है। अगर आपने कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो चुनाव के तुरंत बाद गैस के दाम दोगुने या उससे भी ज्यादा हो जाएंगे और देश को महंगाई की मार से कराह उठेगा। इसलिए फैसला करने का वक्त अभी है। आने वाला लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा अवसर है देश की राजनीति को साफ करने का, जहां दूसरी तमाम पार्टियां हर तरह के भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को टिकट दे रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी अपराधी, बेईमान या चरित्रहीन व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, भले ही उसके लिए कोई सीट खाली छोड़नी पड़े। आम आदमी पार्टी का गठन राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि राजनीति बदलने के लिए हुआ है। आम आदमी पार्टी का मकसद ऐसी सरकार का गठन करना है जो देश के हर नागरिक को बेहतरीन शिक्षा की गारंटी दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी दे, पीने के साफ पानी की गारंटी दे, सुरक्षा की गारंटी दे, सड़कों पर पुल बनाने जैसे कामों में भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी दे, अपराध मुक्त राजनीति की गारंटी दे। आम आदमी पार्टी इसलिए बनाई गई है। आइए मिलकर अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करें। आने वाले लोकसभा चुनाव में झाड़ू पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को जिताएं। देश की राजनीति को साफ करने की शुरुआत हो चुकी है। अब चुनाव के दिन आपकी बारी है। जय हिंद। ये मतदान मामूली मतदान नहीं है। वोट इसलिए देकर चुन लें बेहतर उम्मीदवार। आपका वोट देश का भविष्य।